नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना मेहनती हूं फिर भी मैं क्यों फेल हो जाता हूं? या मेरे पास डिग्री है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी मुझसे कम टैलेंटेड लोग मुझसे आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी मीटिंग में, किसी बहस में या जिंदगी के किसी मोड़ पर आप टूट गए हों और बाद में सोचा हो, काश मैं थोड़ा और खुद को कंट्रोल कर पाता? ये सवाल अकेले आपके नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग इस उलझन में जी रहे हैं कि क्यों उनकी योग्यता, उनकी डिग्रियां, उनकी कड़ी मेहनत भी उन्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। और इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमन ने जब पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की तो दुनिया चौंक गई। लोगों ने समझा कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट ही सफलता की कुंजी है, लेकिन गोलमन ने बताया कि असली जादू ईक्यू में है, यानी इमोशनल क्वोशिएंट। ये वही ताकत है जो हमें अपने इमोशंस को समझने, कंट्रोल करने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने में मदद करती है। आप किसी कॉलेज टॉपर को जानते होंगे जो इंटरव्यू में घबरा जाता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो टॉप क्लास डिग्री के बाद भी एक टीम नहीं संभाल पाता क्योंकि वो गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है। ये सभी उदाहरण सिर्फ एक ही बात बताते हैं, बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के टैलेंट अधूरा रह जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति हो जो आपको हर कठिन परिस्थिति में शांत रखे, जो आपको ये सिखाए कि गुस्से में जवाब देने से बेहतर है चुप रहना, और जो आपको ये समझने की क्षमता दे कि सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं। क्या ये शक्ति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी? इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली परत है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं कि आप जान लें कि आप गुस्सैल हैं या शर्मीले। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप ये पहचान सकें कि किसी खास समय पर आपके अंदर कौन सी भावना चल रही है और वो भावना आपकी सोच और निर्णय को कैसे प्रभावित कर रही है। मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं और बॉस ने आपकी प्रेजेंटेशन को खारिज कर दिया। उस वक्त आप गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस आपको ये समझने की ताकत देती है कि ये गुस्सा आपकी अगली प्रतिक्रिया को बिगाड़ सकता है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर एक संतुलित प्रतिक्रिया देते हैं। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बार की बात है, एक कंपनी में दो सेल्स मैनेजर थे, राहुल और अजय। दोनों के पास बराबर अनुभव था, लेकिन राहुल हर बार टॉप पर होता था, जबकि अजय हमेशा स्ट्रगल करता था। जब बॉस ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि अजय हर रिजेक्शन के बाद हताश हो जाता था, जबकि राहुल हर ना को एक सीख की तरह लेता था। यही फर्क था इमोशनल इंटेलिजेंस का। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा भाग है ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कोई हमें इग्नोर करे, कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारे काम में दखल दे और हम अंदर से फट जाते हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रिगर्स को पहचान लें तो आप उनका सामना कर सकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप छोटी सी बात पर भी गुस्से से भर जाते हैं और बाद में पछताते हैं? क्या आपने कभी खुद को दूसरों के आगे बेवजह जस्टिफाई करते हुए पाया है? अगर हां, तो समझ लीजिए आपको अपनी भावनाओं को पढ़ना सीखना है, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें एक मैप देती है, हमारे अपने दिमाग और दिल का मैप। और अगर हमें ये मैप मिल जाए तो हम रास्ता भटकेंगे ही नहीं। लेकिन क्या सिर्फ खुद को जानना ही काफी है? नहीं। अगला कदम है सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को कंट्रोल करना, और इस पर हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आज से ही आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करें, अगर आप खुद के गुस्से, जलन, डर या निराशा को पहचानना शुरू करें, तो क्या आपके जीवन में कुछ बदल सकता है? अगर हां, तो अपने आप से एक वादा कीजिए। आज से हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने आप से बात कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? यही है पहला कदम इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर, और यही है वो नींव जिस पर आप अपने नए जीवन की इमारत खड़ी करेंगे। क्या आपने कभी वो लम्हा जिया है जब दिल कर रहा हो किसी पर चिल्ला देने का, लेकिन आपने खुद को रोका हो? या फिर कोई ऐसा समय जब सब कुछ बिखर रहा हो लेकिन आप शांत बैठे रहे हों
जैसे कुछ हुआ ही ना हो? अगर हां, तो बधाई हो, आपने सेल्फ रेगुलेशन की ताकत को छुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा स्तंभ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं, अपने सारे इमोशंस को दबा लें या छुपा लें। इसका मतलब है भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें दिशा देना। जैसे नदी के पानी को एक बांध रोकता नहीं है, वो उसे एक रास्ता देता है। ठीक वैसे ही सेल्फ रेगुलेशन हमें अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कला सिखाता है। कल्पना कीजिए, आप कार चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी तेजी से आपकी लेन में घुस आती है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, गुस्सा आता है, शायद कुछ कहने का मन करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आप उसी वक्त अपना आपा खो दें तो आपकी और दूसरों की जान खतरे में पड़ सकती है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है उस एक सेकंड में खुद को पकड़ लेना, उस एक पल में रुक जाना जब सब कुछ कह देने का मन कर रहा हो। क्योंकि कई बार जो हम उस गुस्से में कह देते हैं वो सालों की मेहनत मिटा देता है। एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर थे संजय, तेज दिमाग, जबरदस्त परफॉर्मर। लेकिन एक कमी थी, उनका गुस्सा। छोटी सी गलती पर भी वो मीटिंग में टीम के लोगों को डांट देते थे, सबके सामने। नतीजा, धीरे धीरे उनकी टीम उनसे डरने लगी, खुलकर बात नहीं करती थी और इनोवेशन रुक गया। आखिरकार मैनेजमेंट ने उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग पर भेजा, इमोशनल इंटेलिजेंस पर। वहां संजय ने सीखा कि उनकी प्रतिक्रियाएं उनके टीम कल्चर को बिगाड़ रही थीं। उन्होंने खुद को एक जर्नल लिखना शुरू किया, हर दिन की घटनाओं को, अपने ट्रिगर्स को, अपनी भावनाओं को, और धीरे धीरे उन्होंने अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेज में बदलना सीख लिया। 1 साल बाद वही टीम उन्हें बेस्ट लीडर अवार्ड दे रही थी। क्या बदला? उनके डिग्री नहीं, उनके ईक्यू ने उन्हें बदल दिया। अब आप सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है, न कि आप गुस्से को? क्या कभी आपके शब्दों ने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है? क्या कभी एक प्रतिक्रिया ने सालों का रिश्ता तोड़ दिया? अगर हां, तो आज से एक साधारण अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, कोई ऐसी बात कहे जिससे आपको चोट पहुंचे, उस वक्त तुरंत जवाब न दें। बस 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए, क्या यह जवाब देना जरूरी है? क्या यह बात कहने से चीजें बेहतर होंगी? सेल्फ रेगुलेशन में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, अवेयरनेस और पॉज। अगर आप अवेयर हैं कि आप अभी नाराज हैं, दुखी हैं या डर में हैं और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आप उस भावना को शक्ति में बदल सकते हैं। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन का एक हिस्सा है ऑप्टिमिज्म बनाए रखना, क्योंकि जब परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं होती, तब भी हम अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। याद कीजिए, कठिन समय में वही लोग टिकते हैं जो अपनी भावनाओं को स्थिर रखते हैं। एक समय था जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट फेल होने पर मीडिया ने घेर लिया था, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी पर गुस्सा नहीं उतारा। उन्होंने कहा, हम सब ने मिलकर काम किया और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वो एक लाइन थी जिसने पूरे देश को उनका दीवाना बना दिया। सेल्फ रेगुलेशन कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हर दिन की छोटी छोटी घटनाओं में आकार लेता है। आज अगर आप खुद को समझने लगे हैं और रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देने लगे हैं, तो समझिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब सोचिए, अगर आपने ये कला पूरी तरह सीख ली, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या बदल सकता है? क्या आपके रिश्ते और गहरे नहीं होंगे? क्या आपकी लीडरशिप और निखरेगी नहीं? अगर आपका जवाब हां है, तो आज से ही उस 1 सेकंड की शक्ति को अपनाइए। वही 1 सेकंड जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार गिरकर भी फिर से उठ जाता है, जो बार बार असफल होता है लेकिन हार नहीं मानता? और जब आप उससे पूछते हैं, तुम थकते नहीं हो, तो वो मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा थकता हूं पर रुकता नहीं। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक गुप्त ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं इनर मोटिवेशन, यानी वो प्रेरणा जो बाहर की तारीफ या इनाम से नहीं आती,
बल्कि भीतर से जलती रहती है, एक लॉ की तरह। डैनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा स्तंभ है मोटिवेशन, और ये वो हिस्सा है जो आपकी काबिलियत को निरंतरता देता है। सोचिए, अगर सेल्फ अवेयरनेस आपको आईना दिखाता है, सेल्फ रेगुलेशन आपको कंट्रोल देता है, तो मोटिवेशन वो इंजन है जो आपको चलता रहता है, लगातार, बिना थके। इस प्रेरणा का एक ही स्रोत है, पर्पस, यानी मकसद। जब आपके काम का कोई गहरा अर्थ होता है, तब आप थकते नहीं हैं। तब आप असफलता को सिर्फ एक पड़ाव मानते हैं, मंजिल नहीं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जो गरीबी में पला बढ़ा। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में सपना था वैज्ञानिक बनने का। वो लड़का हर रोज सुबह 4 बजे उठकर रेलवे स्टेशन की रोशनी में पढ़ता था। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका लक्ष्य इतना साफ था कि वो हिला नहीं। वो लड़का आगे चलकर बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ उत्साह नहीं है, ये कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर है, यानी तब भी चलते रहना जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब न रिजल्ट आ रहे हों, न तारीफ, न ही कोई समर्थन, फिर भी खुद से कहना मुझे रुकना नहीं है। आप अपने जीवन में सोचिए, क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिला, या किसी और ने आपसे कहा कि तुमसे नहीं होगा? अगर हां, तो यकीन मानिए वहां कमी आपके टैलेंट में नहीं थी, बल्कि उस भीतर की आग में थी जो आपको आगे धकेलती है। मोटिवेटेड लोग हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ जीते हैं। उन्हें सीखने का जुनून होता है, फीडबैक से डर नहीं लगता। वो रिजल्ट पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए एक धावक को जो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता है, जबकि कोई उसका वीडियो नहीं बना रहा, कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई उसे इंस्टाग्राम पर शेयर नहीं कर रहा। फिर भी वो दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जब दौड़ का दिन आएगा, तब उसका हर पसीना उसे जीत दिलाएगा। मोटिवेशन का एक और पहलू है, खुद को रिमाइंड करते रहना कि मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। जब ये क्यों स्पष्ट होता है, तब कोई भी कैसे मुश्किल नहीं लगता। आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए, मेरा मकसद क्या है। फिर हर दिन उस मकसद को दोहराइए। जब भी थक जाए, जब भी हार मानने का मन करे, उस मकसद को पढ़िए। मोटिवेशन का सीधा संबंध है पैशन और परसिवियरेंस से, जुनून और लगातार लगे रहने की ताकत। और ये ताकत तब पैदा होती है जब हम अपने दिल से जुड़े होते हैं, न कि सिर्फ अपने लक्ष्य से। रॉकी नाम की हॉलीवुड फिल्म तो आपने सुनी होगी। एक ऐसा बॉक्सर जिसे बार बार हराया गया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी सबसे मशहूर लाइन थी, "It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward." यही लाइन इमोशनल इंटेलिजेंस के मोटिवेशन भाग को परिभाषित करती है। अब सोचिए, अगर आप हर सेटबैक के बाद दुगनी ताकत से वापस लौटें, अगर आप हर ठोकर को एक सीख की तरह लें, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। ये हर दिन अपने उद्देश्य को याद करने की प्रक्रिया है। हर बार अपने आप से कहना, मैं क्यों शुरू किया था, और फिर उसी जोश से फिर से खड़े हो जाना। तो अगली बार जब थक जाए, जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, जब रिजल्ट देर से आए, तब खुद से बस एक बात कहिए, मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि मैं रुकने के लिए नहीं बना। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बिना कुछ कहे भी आपकी तकलीफ समझ लेता है, जो सिर्फ आपके चेहरे के भाव देखकर जान लेता है कि आप ठीक नहीं हैं? और क्या आपने कभी खुद ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला आपकी बात तो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा? यहीं आता है एक शब्द, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी के दुख में दुखी होना नहीं है। इसका मतलब है किसी और की नजरों से दुनिया को देखने की कोशिश करना, उस इंसान के जूते पहनकर उसके रास्तों पर चलने की कल्पना करना। ये कला है सुनने की, महसूस करने की और बिना जज किए समझने की। कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन एम्पैथी हमें यह सिखाती है कि संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का सेतु है। एक बार एक महिला अपने ऑफिस में बहुत परेशान थी। उसका बॉस जितना टैलेंटेड था,
उतना ही कोल्ड और इमोशनलेस भी। हर बार जब वो कोई आइडिया देती, वो उसे काट देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर एक दिन एक सीनियर कलीग रिया ने उससे बस इतना कहा, मैं जानती हूं तुम अपना बेस्ट दे रही हो, मुझे फर्क पड़ता है। उस एक वाक्य ने उस महिला को फिर से ताकत दी। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने महसूस किया, न कि सिर्फ देखा। एम्पैथी हमें यह समझने की शक्ति देती है कि सामने वाला क्यों वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा वो कर रहा है। जब कोई चिड़चिड़ा हो तो हम यह न सोचें कि ये तो हमेशा नेगेटिव रहता है, बल्कि यह सोचें शायद इसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा। जैसे एक आइसबर्ग होता है, हम उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखते हैं, जबकि उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर छुपा होता है। ठीक वैसे ही इंसानों के इमोशंस होते हैं, जो दिखता है वो पूरा नहीं होता। एम्पैथी हमें उस अदृश्य हिस्से को देखने की कोशिश सिखाती है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर, अच्छा दोस्त, तो एम्पैथी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि लोग आपके टैलेंट को याद नहीं रखते, लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सफल सेल्स पर्सन कौन होता है? वो नहीं जो सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे से बेचता है, बल्कि वो जो कस्टमर की भावनाओं को समझता है, जो उसकी जरूरत को महसूस करता है और उसी के हिसाब से समाधान देता है। एम्पैथी का मतलब है अपनी उपस्थिति से किसी को यह एहसास दिलाना कि मैं यहां हूं, मैं समझता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये इतनी शक्तिशाली चीज है कि किसी डिप्रेस व्यक्ति को आत्महत्या से रोक सकती है, किसी गुस्सैल व्यक्ति को शांत कर सकती है और किसी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। लेकिन एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, यह आपके लिए भी है। जब आप खुद को भी समझने लगते हैं, अपनी थकावट, अपने डर, अपनी सीमाओं को, तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को अपनाना शुरू करते हैं। तो आप आज से एक साधारण अभ्यास करें। जब अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ सुनिए, बिना बीच में टोकने, बिना सलाह दिए, बिना जज किए। सिर्फ सुनिए पूरी उपस्थिति के साथ, और फिर देखिए कि आपके रिश्ते कैसे बदलने लगते हैं। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि एम्पैथी कोई नैतिकता नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। जितना ज्यादा आप इसे अभ्यास में लाते हैं, उतना ही बेहतर आप इंसान बनते हैं। अब सोचिए, अगर दुनिया में हर इंसान थोड़ा और समझने वाला हो जाए, थोड़ा और धैर्य रखे, थोड़ा और महसूस करे, तो क्या हम बेहतर समाज नहीं बन सकते? एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत जो रिश्तों को जोड़ती है, टीम को एकजुट रखती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे लोग याद रखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग किसी भी कमरे में घुसते हैं और माहौल ही बदल देते हैं। सब उनकी बात सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास होती है एक खूबी, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स वो कड़ी है जो आपकी बाकी सारी क्षमताओं को समाज में एक सार्थक रूप देती है। चाहे वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो या एम्पैथी, अगर आप उसे व्यक्त नहीं कर पाए, लोगों से जुड़ नहीं पाए, तो वो ताकत अधूरी रह जाती है। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों से बातचीत करने की कला, प्रेरित करने की कला और मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की कला। इसका अर्थ है कनेक्शन बनाना और उस कनेक्शन को निभाना। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग ही सोशल होते हैं? बिल्कुल नहीं। सोशल स्किल्स पर्सनालिटी पर नहीं, इंटेंशन और अभ्यास पर आधारित होती है। एक शांत, रिजर्व्ड व्यक्ति भी बेहतरीन सोशल इंटेलिजेंस रख सकता है अगर वो ध्यान से सुनता है, समझदारी से बात करता है और भरोसे के साथ संबंध बनाता है। कल्पना कीजिए, एक ऑफिस मीटिंग चल रही है, दो लोग बहस कर रहे हैं, माहौल गर्म है, और तभी एक तीसरा व्यक्ति बहुत शांत तरीके से बीच में बोलता है, हम सब एक ही टीम हैं और हमें समाधान चाहिए, दोष नहीं। उस एक लाइन से बहस रुक जाती है, लोग सुनने लगते हैं, हल निकलने लगता है। ये ताकत सोशल स्किल्स की है, बातचीत को एक दिशा देने की। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि सोशली स्किल्ड लोग सिर्फ बातूनी नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक होते हैं।
उन्हें पता होता है कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब पहल करनी है और कब पीछे हटना है। ये समझ बिना एम्पैथी के नहीं आती और बिना सेल्फ अवेयरनेस के तो बिल्कुल नहीं आती। सोशल स्किल्स का एक बड़ा हिस्सा है इन्फ्लुएंस, यानी बिना दबाव डाले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। सोचिए, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे प्रेजेंट करने में असहज हैं, लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे, तो वो आइडिया वहीं रुक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से, स्पष्टता से और भावनात्मक जुड़ाव के साथ बात करता है, उसका आइडिया सुना भी जाएगा और अपनाया भी जाएगा। रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, तब उनके पास न बड़ी पूंजी थी, न बड़े कनेक्शन, लेकिन उनके पास था एक विजन, और उस विजन को साझा करने की सोशल स्किल, जिससे उन्होंने अपने साथियों को एक सपने में बदल दिया। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, वो कनेक्टर थे, लोगों को जोड़ने वाले। सोशल स्किल्स में एक और बेहद जरूरी पहलू है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी टकराव को सही तरीके से सुलझाना। आजकल हर रिश्ता, चाहे निजी हो या पेशेवर, मतभेदों से गुजरता है, लेकिन जो लोग उन मतभेदों को शांत मन से, खुले संवाद के जरिए हल कर लेते हैं, वही रिश्तों को लंबा निभा पाते हैं। एक साधारण अभ्यास कीजिए। जब अगली बार किसी से मतभेद हो, तो जवाब देने से पहले 3 बार सांस लीजिए, फिर सामने वाले से पूछिए, मैं समझना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। इस एक सवाल से बहस बातचीत में बदल जाती है। सोशल स्किल्स का मतलब है आप सामने वाले को यह महसूस कराएं कि उसकी उपस्थिति, उसकी बात, उसकी भावना मायने रखती है। और जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं, तो वो इंसान सिर्फ सुनता नहीं है, वो जुड़ता है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाएं जिसे लोग भरोसेमंद समझें, जिससे बात करना सुकून दे, जिसकी मौजूदगी से तनाव कम हो और जिससे लोग प्रेरणा लें, तो क्या आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? सोशल स्किल्स से आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, एक बेहतर टीम प्लेयर, एक बेहतर लीडर और सबसे बड़ी बात, एक बेहतर इंसान। अब आप एक नजर पीछे डालिए। आपने जाना सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स के बारे में। पांचों मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाते हैं। और ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अब सवाल है, क्या आप इसे जीने को तैयार हैं? तो अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आपने अब तक क्या जाना? आपने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मोटिवेशनल जुमला नहीं है, ये जीवन जीने की एक समझ है, एक अंदरूनी शक्ति जो हमें इंसान बनाती है, मशीन नहीं। सेल्फ अवेयरनेस से आपने सीखा कि खुद को समझना ही असली शुरुआत है। अगर आप अपने भावों को नहीं पहचानते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं और क्यों वैसा महसूस करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन ने सिखाया कि भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें दिशा देनी है। गुस्से को नकारना नहीं है, उसे समझना है, ताकि वो आपका नियंत्रण न ले, बल्कि आप उसका करें। मोटिवेशन ने बताया कि असली ताकत बाहरी इनाम में नहीं, भीतर की आग में है। वही आग जो मुश्किलों में भी कहती है, चलते रहो, रुकना मना है। एम्पैथी ने आपके भीतर वो खिड़की खोली जो दूसरों के मन तक जाती है, जिसने आपको बताया कि सबसे गहरी समझ वो होती है जहां आप सुनते हैं, बिना बोले समझते हैं और बिना शर्त जुड़ते हैं। और सोशल स्किल्स ने आपको वो ब्रिज दिया जिससे आप इन सारी शक्तियों को दुनिया से जोड़ सकते हैं, जिससे आप सिर्फ बेहतर पेशेवर नहीं, बेहतर साथी, दोस्त और लीडर बन सकते हैं। अब एक सवाल, अगर आपके पास ये 5 शक्तियां हों, तो क्या कोई भी असफलता, कोई भी तनाव, कोई भी मतभेद आपको लंबे समय तक रोक पाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस वो अदृश्य कवच है जो जीवन की हर परीक्षा में आपके साथ रहता है। आईक्यू आपको एक कमरे तक ले जाता है, लेकिन ईक्यू वो दरवाजा खोलता है जिससे लोग आपको अंदर आने देते हैं। और आज की दुनिया में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो एक चीज है जो हमें मानव बनाए रखेगी। तो अब समय है खुद से एक वादा करने का कि आप आज से सिर्फ सफल नहीं, सजग भी बनेंगे। कि आप अपने भीतर झांकने से डरेंगे नहीं, बल्कि उसी से शुरुआत करेंगे। कि आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, सुनेंगे।
कि आप भावनाओं को बहने नहीं देंगे, समझेंगे, और सबसे जरूरी, आप बदलाव की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालेंगे। आप खुद वो पहला कदम उठाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। अभी से कल सुबह जब आप उठें तो 2 मिनट खुद से बात कीजिए। पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे भीतर क्या चल रहा है? आज मैं किस एक चीज को बेहतर कर सकता हूं खुद में? फिर दिन में एक बार किसी को सिर्फ सुनिए, बिना सलाह दिए, बिना जज किए। और रात को सोने से पहले उस एक चीज के लिए धन्यवाद कहिए जिसने आज आपके मन को छुआ। हर दिन ये 3 छोटे अभ्यास और कुछ ही हफ्तों में आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक दिन की किताब नहीं, ये रोज पढ़ा जाने वाला जीवन पाठ है। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और चाहता हूं कि आप इसे दिल से सोचें। क्या आप उस इंसान को पहचानते हैं जो आप बन सकते हैं अगर आप अपनी भावनाओं के साथ समझदारी से जीना शुरू करें? क्योंकि वो इंसान यही है, आपके भीतर, और उसे बस आपके एक निर्णय की जरूरत है, अभी। अगर इस सफर ने आपके अंदर कुछ भी हिलाया है तो आज ही तय करें कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ समझेंगे नहीं, जिएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा और आगे बढ़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा स्तंभ आपको सबसे ज्यादा छू गया। याद रखिए, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।